अच्छा, इनसाइड द जो बिजनेस है उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स सेट किए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट गैस चार्जेस, और ये चार्जेस जो होते हैं डेवलपमेंट गैस और पीएमटी के इलेक्ट्रिक वाटर कनेक्शन के डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो कि बिल्डर्स अपनी लिस्ट प्राइस में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये दो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के बाद पता लगते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हैं। तो डेफिनेटली ये वाले सारे प्राइसेस एडिशनल पॉपअप करते हैं, एडिशनल प्रॉफिट होता है एक बिल्डर का। कुछ कुछ एक्सपेंसेस आते हैं उनके ऊपर, और कुछ इनकम वो उसमें जनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर उनको डेवलपमेंट या गैस और टीएमटी की चार्जेस के फॉर्म में उनको 10 करोड़ का जो है ना वो टोटल उन्होंने कॉन्ट्रोल का वहाँ पर बीच में बेनिफिट ले जाते हैं। इसी तरह से जो कैश फ्लो है वो ज़रूरी है। ये सजेशन है मेरी कि कैश फ्लो जो है जो प्रोजेक्ट के वो उसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो, बजाय ये कि किसी और प्रोजेक्ट में या लेके चले जाते हैं तो टाइम डिले होता है प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी तरह से न्यू फ्लैट बुकिंग के लिए इंक्रीज, अब जब जो नए जो कैंसिलेशन हो जाती है कुछ फ्लैट्स की ड्यू टू द लैप्स ऑफ द पेमेंट, तो वो जब लैप्स होती है उनको वापस कर देते हैं पैसे 10% माइनस करने के बाद डिडक्शन कर देते हैं 10% की। तो बाकी जो बचने वाली अमाउंट है, अब जो दोबारा से जो वैकेंट हुआ है फ्लैट, वो दोबारा से री अवेलेबल हो जाता है ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो वो भी बेनिफिट जो है वो बिल्डर को जाता है एज अ एडिशनल प्रॉफिट की फॉर्म में। तो ये वो वाली सारी पॉइंट्स हैं जो कि एक बिल्डर की फेवर में जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है जो कि लिस्ट प्राइस से हटकर है। अच्छा, जब ज़्यादा कलेक्शन आ जाती हैं तो फिर डिफरेंट उसके एवेन्यूज़ होते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास रखी हुई है तो आप न्यू ऑफिस बुकिंग ऑफिस परचेज करने के लिए भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेकिंग न्यू बुकिंग ऑफिस मार्केटिंग ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टुगेदर, दोनों को साथ साथ चलाते हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट से नए बुकिंग ऑफिस से जो पैसे आते हैं वो आपकी करंट या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन या प्लेन्स में या जो है फ्लोर की कॉस्ट में वो एडअप हो जाते हैं। तो इससे भी फ़ायदा होता है फॉर बिल्डर्स को कि वो एक साथ डिफरेंट चाइल्ड प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐड ऑन करना शुरू कर देता है एक प्रोजेक्ट में रहते हुए। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम अगर पॉइंट पे चलें तो इसी तरह से जब वो स्लैब कंस्ट्रक्शन करने से पहले फ्लोर पे जब होता है तो नीचे जो वैकेंट जो टॉप टीम उनको वो रेंट आउट कर देता है और उनसे भी रेंटल इनकम जनरेट करता है। ये भी एक उसका एवेन्यू है प्रॉफिट का। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनमें जो अनफेयर मीन्स में जारी होती हैं। अब यहाँ पर ये है कि कोई कस्टमर होते हैं, वो किसी की जॉब ख़त्म हो गई या कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, उन्होंने पेमेंट पे लैप्स किया। उस लैप्स इंस्टॉलमेंट लैप्स करने की वजह से 2-3 शो कॉज नोटिस इशू किए जाते हैं। उसके बाद एक लॉयर के थ्रू फाइनल वार्निंग इशू की जाती है, और फाइनल वार्निंग की फॉर्म में जब वो फाइनल वार्निंग की भी रिस्पॉन्स में वो पैसे जमा नहीं कर रहा था तो उसका यूनिट कैंसिल कर दिया जाता है। तो यूनिट कैंसिल कर देते हैं तो नॉर्मल प्रैक्टिस अमंग द इंडस्ट्री ये है कि 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस जो उसने बुकिंग की प्राइस होती है उस पर डिडक्शन अप्लाई होती हैं। अगर उसने 1 करोड़ का लेट सपोज उसने फ्लैट बुक कराया है और उसने अभी तक सिर्फ 20 लाख रुपए दिए हैं, तो 1 करोड़ का 10% बनता है 10 लाख, और उसने 20 लाख की कलेक्शन पे करी, 20 लाख की कलेक्शन या पेमेंट की है। तो उस बेसिस पे 10 लाख को माइनस करने के बाद 10 लाख सिर्फ रिटर्न करने होते हैं बिल्डर को। 10 लाख का वो प्रॉफिट बना लेता है उसको अपने पार्ट पर। ये अमंग द इंडस्ट्री जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि ये भी बिल्डर की फेवर में जाती हैं। ठीक है, और ये भी जो पेमेंट करते हैं 10 लाख की, वो जो रिमेनिंग पेमेंट करते हैं जो कैंसिलेशन फ्लैट्स की होती है वो पोस्ट डेटेड स्टेप्स की फॉर्म में होती हैं, यकमुश्त वन शॉट पेमेंट नहीं होती। तो उसमें भी क्या होता है, टाइम लैग उसको मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। ईजिली वो दो साल में 2.5 साल में उसको पेमेंट कर देते हैं जो कैंसिलेशन फ्लैट्स की होती है। इसी तरह से डिले ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टाइम एक्सटेंशन फॉर द कंस्ट्रक्शन लीड्स टू न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। जितना डिले होगा
प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा एवेन्यू चांसेस बढ़ते हैं कि वो जो बिल्डर्स होते हैं नॉर्मली उन कैश को यूटिलाइज करते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट में, फर्दर यूज़ ऑफ द बुकिंग ऑफिस की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग मॉडल है जो कि फॉलो होता है। अब मैंने इस वक्त यहाँ शो किया है कैश अकाउंटिंग मॉडल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी होती है, जिसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये होता है कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बेस पे जो ये वैल्यूएटर बताता है कि इतनी परसेंटेज पर कंप्लीट हो रही है प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बेसिस पे प्रॉफिट भी अकाउंट फॉर किया जाता है, उस प्रोजेक्ट की बेसिस पे कॉस्ट भी अकाउंट फॉर की जाती है। और कॉस्ट, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट और अकाउंटेड कॉस्ट दोनों डिफर करती हैं, तो अनफेवरेबल और फेवरेबल वेरिएंस साथ साथ चलता रहता है इसका। ये कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का पूरे एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो वो भी फॉलो होता है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जिस तरह से यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी स्लाइड के अंदर। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कलेक्शंस और पेमेंट्स का एक पूरा एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो की है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं शो करता हूँ कि कैसे अकाउंटिंग को लेके चला जाता है एक कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो साइमल्टेनियसली उसके इनफ्लोज को, उसके आउटफ्लोज को कैसे जो है ना वो मंथली बेसिस पर रिपोर्ट किया जाता है। तो ये कुछ मैंने इनफ्लोज और आउटफ्लोज एक चार्ट की फॉर्म में डिफाइन किए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 2.8 मिलियन की कलेक्शन हुई है ओवरऑल एक महीने में, अप्रैल के महीने में। 7.5 लाख प्रोजेक्ट ए से आए हैं, 6 लाख प्रोजेक्ट बी से आए हैं, 2.5 लाख प्रोजेक्ट सी से आए हैं। ये एक रफली फिगर्स हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे जो है वो मैच की जाती हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज को विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चंद डिफाइन किए हैं। आर्किटेक्ट फीस, बैंक चार्जेस, ब्लॉक्स पेमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। ये बहुत लिमिटेड से मैंने पेमेंट्स शो किए हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए प्रोजेक्ट ए से लेके एफ तक शो किए हैं। और उसके जो नीचे सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है वो मंथली बेसिस के ऊपर ये हमें शो कर रहा है कि हमारी आज तक की एक महीने की कलेक्शन कितनी है और एक महीने की पेमेंट में हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, पॉजिटिव फिगर्स। अब ये रियलाइज पेमेंट है, रियलाइज कलेक्शन है, रियलाइज पेमेंट है। अब इसमें ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो नॉर्मली पोस्ट डेटेड चेक भी देके चले जाते हैं। पोस्ट डेटेड चेक 1 साल के 2 साल के वो बाहर से पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान में जो है ना आके वो अपना एक साथ 10-20 चेक प्रोवाइड कर देते हैं मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर, और उसको जो है वो बिल्डर अपने अकाउंट में टाइम टू टाइम उसको डिपॉजिट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो मैंने पेमेंट ली हैं, जो वो कलेक्शन दी हैं जो कि रियलाइज बेसिस पर हैं। उन रियलाइज बेसिस के ऊपर यानी कि जो बैंक में रियलाइज हो गई, जो बैंक में मैच्योर हो गई, और पेमेंट भी इसी तरह से रियलाइज बेसिस पर हैं। उसकी बेसिस पे मैंने सरप्लस या डेफिसिट निकाला है, जो कि इससे ऊपर वाली स्लाइड में मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो की थी कि कितने हमने कितनी कलेक्शन का पैटर्न चल रहा है प्रोजेक्ट वाइज और कितना पेमेंट के पैटर्न चल रहा है प्रोजेक्ट वाइज। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कि जो पूरा पैटर्न है कलेक्शन और पेमेंट का, रियलाइज पेमेंट। हेलो, ये आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये कलेक्शन और पेमेंट का जो पैटर्न है इसको मैंने अब बैंक वाइज कैसे मेंशन किया है इसमें, वो थोड़ा सा टिपिकल है, समझने वाली चीज़ है कि प्रोजेक्ट वाइज कैसे टोटल आ रहा होता है और बैंक वाइज कैसे टोटल आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने टोटल इनफ्लोज देख रहे होंगे 3.8 मिलियन के आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल आउटफ्लोज नज़र आ रहे हैं 3.1 मिलियन के, और 7 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है ओवरऑल। अगर सारे प्रोजेक्ट को सम अप कर दें हम प्रॉफिट को, यानी कि रियलाइज कलेक्शन में से रियलाइज पेमेंट माइनस करते तो 7 लाख का प्रॉफिट आता है। इसी चीज़ को अगर हम बैंक वाइज देखें तो बैंक वाइज में ये है कि कौन कौन से बैंक से आउटफ्लोज हुए हैं, कौन कौन से बैंक से कैश इनफ्लोज हुए हैं। तो वो उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है, बैंक 4, ये 4
4-5 तरह के बैंक, हमारे डिफरेंट बैंक अकाउंट हैं जहाँ पर हमारी कलेक्शन रिसीव होती हैं और पेमेंट्स भी यहीं से निकलती हैं। तो एक तो ये कॉलम में मैंने मेंशन किया, दूसरा मैंने ये शो किया है कैश रिसीट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में फॉलो होती है। कैश की कलेक्शन मिलियंस में जो है ना वो ओवरनाइट रिसीव होती हैं और मिलियन में ही आउटफ्लो हो जाती हैं विदाउट इंजेक्टिंग या विदाउट डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, क्योंकि ऑडिट नहीं होता इन सारे प्रोजेक्ट्स का एज सच। तो बिल्डर्स के लिए ये बहुत फ्रूटफुल होता है कि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें और इस तरह से वो टैक्स को भी मिनिमाइज कर लेते हैं, अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कम शो करते हैं। तो कैश रिसीव और मंथ एंड के ऊपर जैसे क्लोजिंग बनाते हैं तो उसमें वही सारी चीज़ें जो कि प्रोजेक्ट वाइज आ रही होती है, मेंशन हो रही होती हैं, वही सारी सेम चीज़ें जो प्रोजेक्ट वाइज आ रही होती हैं, सेम वही सारे पैटर्न पर जो जो बैंक से रिस्पेक्टिव बैंक से पेमेंट हो रही होती हैं उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं। ये पूरी क्लोजिंग एक एनालिसिस है, लेकिन जिस तरह से एक लिस्टेड कंपनी में, एक कॉर्पोरेट कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के अंदर अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कोई फॉलो कर रहा है तो वो इस बेसिस पर अपनी रिपोर्टिंग करेगा। ये एक वन ऑफ मेथड है। देयर कैन बी सेवरल मेथड्स जो कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में फॉलो हो सकते हैं, जो आईएएस के तहत भी हों, और आईएएस के तहत जो होते हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ होते हैं। ये मैं इस पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये इसमें बैंक में मैच कैसे करती हैं ये सारी फिगर्स। 3.8 मिलियन में से 3.1 मिलियन की जो आउटफ्लोज हुए तो 7 लाख बचे। 7 लाख बचने में ये मैंने इसके बाद लिखे हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। जब आप ओपनिंग बैलेंस में इन सरप्लस या डेफिसिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली क्लोजिंग बैलेंस पे जब आते हैं तो वो बैंक का वही बैलेंस होता है जो कि बैंक में एक्चुअली सितंबर 30 अप्रैल 30 2020 को मेंशन हो रहा होगा। तो ये कुछ अकाउंटिंग मॉडल है। अगर किसी को इसके बारे में फर्दर ब्रीफिंग चाहिए हो तो उसको पर्सनली भी बता सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि ना ट्रांसफ़र बिटवीन द बैंक, इंटर बैंक्स भी होते हैं। ज़ाहिर है कलेक्शन जो है वो कैश क्रॉस की फॉर्म में भी आ रही होती है, तो वो डिफरेंट बैंक्स में भी डिपॉजिट हो रही होती है। खाली एक ही बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं हो रहे होते, सब डिफरेंट रिस्पेक्टिव बैंक्स में जाके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जहाँ एक्सेस फंड रखे होते हैं उसको एक जगह पे पुल अप करके फिर वहाँ से एक्सपेंसेस इशू होते हैं। तो ये कुछ एक रिपोर्ट है कंस्ट्रक्शन की, जो लोग जो बिल्डर्स पोस्ट डेटेड सप्लायर को जो पेमेंट्स करते हैं, तो सप्लायर को जो पोस्ट डेटेड पेमेंट्स करते हैं उसके लिए एक पूरी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कैसे आज तक की कितने पेमेंट पास हो चुके हैं। आज के बाद जो है ना वो जो दिए हुए थे, यानी कि सितंबर, ये सब की जो अप्रैल डेट थी 2020 की, अप्रैल 30 2020 इज द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रैल 30 पर रहते हुए हमें ये बनाना होता है, अपनी रिपोर्ट बनानी होती है कि सप्लायर का या कॉन्ट्रैक्टर के कितने पोस्ट डेटेड चेक्स हमारे हाथ में हैं या हमने जो इशू कर दिए हैं, और कितने चेक्स जो हैं जो मेच्योर नहीं हुए, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए या क्लियर नहीं हुए। फिर इसी तरह से कितने जो हैं वो हमारे नेक्स्ट मंथ में फॉल करेंगे। ये सारी फंड मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं ये सारी एनालिसिस कि आज तक के लेट सपोज ऑलरेडी मैच्योर बट नॉट येट क्लियर 1.2 मिलियन के पेमेंट्स थी, और करंट मंथ में हमने 1.5 मिलियन के जो कि पोस्ट डेटेड चेक जो है वो इस महीने फॉल करेंगे नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि हम अप्रैल 30 पर खड़े हुए हैं। तो आज तक 1.2 मिलियन जो है 12 लाख के चेक नहीं पास हो सके हमारे। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में हमारे 1.5 मिलियन के जो चेक्स हैं वो आएंगे, तो हमें उस हिसाब से कलेक्शन करनी होगी। और लेटर ऑन मई के बाद जो है हमें 8 लाख तक की 8 लाख तक की पेमेंट करनी होगी। तो हमारी टोटल जो वैल्यू बनती है आज तक की पोस्ट क्रेडिट चेक की वो 35 लाख की है, यानी कि 3.5 मिलियन।
कि 3.5 मिलियन को मैंने डेट वाइज भी मेंशन किया है और इसी तरह से उसको सप्लायर नेम वाइज भी। तो सप्लायर नेम वाइज भी इसकी एक रिपोर्ट बनती है कि किस सप्लायर के कितने पेंडिंग चेक अभी आ रहे हैं, कितने चेक जो है ना पॉजिटिव हैं, कितने ऑनवर्ड जून के बाद जो है वो उसको क्लियर करने होंगे हमें, और कौन कौन से बैंक से इशू हैं वो भी एक रिपोर्ट आ रही होती है। तो ये भी एक कुछ अकाउंटिंग की एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट में ये कलेक्शन से रिलेटेड है, जो पोस्ट डेटेड चेक्स कलेक्ट फॉर्म में या कस्टमर से लेके रखता है एक बिल्डर और उसको टाइम टू टाइम डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट के अंदर, उसकी भी एक ये रिपोर्ट है जो कि सेम पैटर्न पे बनी हुई है प्रीवियस सप्लायर की थी।